अपनी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि समय बहुत ही कम है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैंने सेम चीज़ें मैंने फेस किया था एंड एट द एंड मैंने सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग फॉलो करके मैंने अपना सिलेक्शन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले लिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और कौन सा 5 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मारूफ तालुकदार, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डीफू मेडिकल कॉलेज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक्चुअली नीट प्रिपरेशन, नीट काउंसलिंग और एमबीबीएस लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैंने पूछा था आपको क्या पढ़ना है। भाई एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी में सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी आपका नीट का 50% कवर करता है, तो बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है। देखो, मैंने जब दिया था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने मतलब नीट से पहले 20-30 टाइम्स मैंने बायो को रिवाइज़ किया था। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था बायो को आप इग्नोर मत करो। कोई स्टूडेंट्स मतलब ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को या टीचर भी बोलते हैं यार बायो इजी है, फिजिक्स टीचर बोलते हैं बायो इजी है, लेकिन बायो को इजी मत समझो। मेरा नीट 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बस बायो के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मैंने इजी बोल के मैंने छोड़ दिया था कि मतलब लास्ट में अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ, तो वही 2022 में मेरा बायो में मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिजिक्स में मेरा अच्छा खासा मार्क्स था। लाइन बाय लाइन बायो का जो डायग्राम दिया हुआ है, जो लेवलिंग है बायो का, वो अच्छे से पढ़ाई करो। बायो के बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी आपको देखो, फिजिक्स का अगर आपका कॉन्सेप्ट आता है आप मॉड्यूल भी लगा सकते हो। एलएन का, आकाश का, किसी का भी मॉड्यूल जो आप पहले से करके आ रहे हो वही रिवाइज करो। नया नहीं ऐसा कि मतलब मैं अभी डीसी पांडे करने लग गया या मैं कोई और मतलब कुछ रेफरेंस बुक में करने लग गया, ऐसा नहीं। जो आपने इतना दिन से आपने फास्ट रिपीट से या आपने 12 में जो मॉड्यूल किया आपने वही मॉड्यूल करो, वही सवाल प्रैक्टिस करो अब बार बार। और अगर आपने एनसीईआरटी का किया तो फिजिक्स के लिए आप वो फिजिक्स का जो एनसीईआरटी में जो सवाल है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्ट सेम केमिस्ट्री के लिए भी, सेम केमिस्ट्री का भी अगर आपने मॉड्यूल किया तो वो मॉड्यूल फिर से वो आप रिवाइज करो। वो मॉड्यूल मैं बोलूँगा कि वो बाद में करो केमिस्ट्री का। पहले आप केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पलर जो होता है ना आंसर बॉक्स के अंदर होता है वो, देन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो होता है वो पूरा अच्छे से आपको मतलब वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन सा स्टीफन रिएक्शन है, कौन सा क्या रिएक्शन है, आपको मतलब पूरा आपका दिमाग में होना चाहिए वो सब। ये चीज़ मेरा जो पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाया था और इट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक शॉर्ट नोट्स। अब बायो अच्छा मैं बाद में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका बस एक पेज निकालो, जैसे कि ऐसे एक पेज निकालो आप उसमें, या आप एक बुक भी, एक कॉपी भी बना सकते हो शॉर्ट नोट्स का। मैंने पेज में बनाया था। आप उस पेज में या उस कॉपी में आपका वो फिजिक्स का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा आपने तो उसका सभी फॉर्मूला वहाँ पे लिखो। और जब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आप फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठो, वही सेम फिजिक्स का फॉर्मूला आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो एग्ज़ाम हॉल में कैसा होगा कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी आ जाता है और अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप जितना भी वैल्यूज पुट किए करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपको बहुत ही मैं निंजा टेक्निक बताया आपको। मतलब अभी भी ऐसा मत समझो कि अभी शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब जो भी चैप्टर पढ़ो आप एक फार्मूला बना लो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइन लिख सकते हो जो इम्पोर्टेंट। देखो एनसीईआरटी बहुत ही कमाल का चीज़ है भाई। अब जितनी बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि एक नया लाइन निकल के आएगा। आपको लगेगा कि भाई मैंने ये पहली बार मुझे दिख रहा है, तो वही लाइन आपको लिखना है। जो आता है वो आता है, जो नहीं आ रहा है, जो वीक सेक्शन है वो आप वैसे पेज निकालो और वहाँ पे वो लाइन लिख के और पेज नंबर वो लिख के रख दो। अगर ज़रूरत हुआ तो आप वो एनसीईआरटी देख लेना जैसे। तो ये मैंने बता दिया। क्या बताया, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, आपको एक्सरसाइज से, आपको जो अगर आप पहले प्रीवियसली आप मॉड्यूल कर रहे थे वहाँ से करना है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाना है। देन मैंने बता दिया बायो का सब डायग्राम लाइन बाय लाइन। अगर बायो जब रिवाइज करो नया पॉइंट मिल जाए तो उसको अच्छे से नोट कर लेना है। देन मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेगा। लास्ट टाइम में जब आप एग्ज़ाम का एक हफ्ता रहेगा आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं ब्लैंक हो रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, और आपको इतना सारा कॉपीज़ कहाँ ढूंढोगे यार। तो उसके साथ आपका शॉर्ट नोट्स के साथ आप मतलब यूज टू हो जाओगे। अभी 2 महीना है, बहुत इनफ टाइम में हो जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो।
मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभी शुरू किया तब तो भाई नहीं हो सकता है, भाई तुम गलत वीडियो देख रहे हो। अगर आप मतलब पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के रखे हो, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, तब ये 2 महीने इनफ है, हो जाएगा भाई। कि आपको हाई इल्ड चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले तो बायो के लिए देखो हाई इल्ड कौन सा है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ये सब आप प्रीवियस ईयर में देख लो कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है। एग्जैक्ट सेम टू फिजिक्स में हाई इल्ड चैप्टर क्या क्या है, और प्रीवियस ईयर देखो कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। करंट मतलब PYQ देखो कहाँ से कौन सा टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, तो वो टॉपिक पढ़ना है आपको, या उस टॉपिक के आसपास की क्या टॉपिक है NCERT में, वो टॉपिक देखना है आपको। तो हाई इल्ड जैसे कि फिजिक्स का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री का GOC हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो ये से आपको सबसे पहले हाई यील्ड को आपको मतलब स्ट्रॉन्ग कर देना है। और ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि मतलब जो कम आता है, लेस आता है, वो नहीं पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है। मतलब आपको कोई भी वीक टॉपिक नहीं छोड़ना है। पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हाई इल्ड से लेके लो इल्ड, मतलब हाई से लो तक जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा एक चैप्टर निकाल के आप सारा दिन पढ़ रहे हो जिससे सवाल पूछता ही नहीं है NTA। तो ये मिस्टेक मत करना आप। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए ये वेरी करता है, ये स्टूडेंट्स वाइज वेरी करता है आप कितना घंटा पढ़ोगे। तो मैं अपना जेन्युइन बताता हूँ, मैं नेट का 30 डेज़ पहले या 45 डेज़ पहले मैं 14 आवर्स में मैंने 14 आवर्स तक पढ़ाई किया। क्योंकि मैं पहले इनिशियली मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने बहुत सारा मतलब मैं बहुत चंचल था तो मैं पढ़ता नहीं था। तो एट द एंड मैंने मतलब मुझे पढ़ना ही होगा, मैंने खुद को बैठाया। जैसे रमज़ान महीना भी था वो उस टाइम, तो मैंने खुद को बैठाया एक जगह पे कमरे पे लॉक करके, भाई ऐसे चेयर के ऊपर ऐसे ऐसे बैठ के भी मैंने पढ़ाई किया। तो आप मतलब जैसे कुछ भी करो, जैसे भी करो, आप मिनिमम मतलब 10 आवर्स से प्लस मतलब 12 to 15 आवर्स तक पढ़ना ही है। और अभी से ज़्यादा टाइम पढ़ने की कोशिश करो, तब आपको लास्ट में कम स्ट्रेस कम फील होगा। सच बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन पहले से थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन है, तुम लास्ट 2 महीने में पढ़ के नीट निकाल सकते हो। मैं बोल रहा हूँ निकाल सकते हो 2 महीने में, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन पहले से थोड़ा बहुत है। अभी मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी मैं बताऊँगा आपको कि रिवीजन कैसे करना है। भाई रिवीजन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मतलब हर रोज़ नया नया पढ़ रहे हो और उसको आप मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो, भाई कोई काम नहीं आएगा। मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो। मैं बोलूँगा नया चीज़ मत पढ़ो। अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो मत पढ़ो। देखो रिवीजन के लिए मैं 2 स्ट्रेटजी में बता सकता हूँ, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव है 2 स्ट्रेटजी। एक तो है आप बस NCERT को आप पढ़ सकते हो पूरा। अगर आपका कॉन्सेप्ट है पूरा, आप पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर, आज मैंने ये 3 चैप्टर, कल मैंने ये 3 चैप्टर, ऐसे मतलब आपने डिवाइड कर लिया, आपने पढ़ लिया। ऐसे डिवाइड मतलब चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। ये एक स्ट्रेटजी होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप मतलब जो मॉक टेस्ट पेपर होता है, फुल टेस्ट का जो पेपर होता है, अच्छा इंस्टीट्यूट जैसे कि LN हो गया, आकाश हो गया, आकाश का मैंने दिया था, आकाश हो गया, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हो, अगर वहाँ का पेपर अच्छा बन रहा है तो बस वो जो पेपर है, क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर है, उसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। उसके थ्रू कैसे रिवीजन कर सकते हो, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कितना देना है मैं बता रहा हूँ, मैं रिवीजन बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मतलब चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर सकते हो। और नेक्स्ट है आप टेस्ट पेपर के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट पेपर के थ्रू कैसे करोगे, जैसे कि मैंने 3 घंटा मुझे ये पेपर देना है, फुल टेस्ट मैंने दे दिया। उसके बाद 3 घंटे के बाद आपने एनालिसिस किया, आपका मार्क्स कितना आया। उसके बाद आपने फिज़िक्स में आपने क्या गलती किया, कौन सा गलती किया, उस टॉपिक कौन सा टॉपिक पे गलती किया, वो टॉपिक देखा। तो वो डायरेक्ट आपका पेज में कौन सा पेज में लिखा है अपना कॉपी का, वो पेज पूरा टॉपिक पढ़ लिया आपने। ओके मैंने ये पता चल गया, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगा। उस टॉपिक का रिलेटेड अगर आपका बुक में 1-2 सवाल था वो भी आपने देख लिया, ये ओके। देन ऐसे कभी कभी ऐसा होता है, 1-2 सवाल ऐसा होता है कि आपको तुक्के में करेक्ट हो जाता है, तो वो टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। लेकिन क्योंकि देखो जब आप नीट में बैठोगे ना, अभी जो आपका करेक्ट हो रहा है ना, वो नीट में भी आपका गलत हो सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ना हो। तो जो आपका मतलब लो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो आप क्वेश्चन पेपर में जो आपने गलती किया है, बाद में वो आप देखो, जाके वो देखो, आप आपका कॉपी जो बुक है, आपका रेफरेंस बुक है, वो निकल के देखो। ये एक होता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा जो लोग रिपीटर्स हैं, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा है, जो लोग 2-3-4 साल से रिपीट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है।
और जो लोग मतलब फ्रेशर्स है या फास्ट ड्रॉप है या थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक है, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग चैप्टर वाइज, मैंने जैसे कि मैंने आज फिजिक्स का इतना चैप्टर करना है, कल केमिस्ट्री का इतना चैप्टर करना है, ऐसे करो। और मॉक टेस्ट कितना देना है, सी भाई, सबसे पहले आपका मतलब मैटर करेगा कॉन्सेप्ट कितना है आपका। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अगर मेरा बस यही मेंटेलिटी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मॉक टेस्ट दे के आपको क्या फ़ायदा है भाई। वही सेम मिस्टेक आप सीख ही नहीं रहे हो, तो आपको वही मिस्टेक आप बार बार करते रहोगे। पहले तो आपको एनालिसिस अच्छे से करना है। तो मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से अभी, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको हफ्ते में एक देना है, एक देना है। वीक मान लो कि आपका 300 आ रहा है या 400, ऐसा आ रहा है, आपको 300 या 400 के बीच में मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है, तो आपको हफ्ते में एक देना है। आपको मतलब कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए उस पर ध्यान रखना है। और मान लो कि आपका थोड़ा बहुत मतलब 450 आ रहा है, 500 प्लस आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दो। और ऐसे नहीं कि बस मॉक टेस्ट दो, उसको अच्छे से, एकदम अच्छे से एनालिसिस करो, एक भी सवाल मत छोड़ो, पूरा अच्छे से एनालिसिस करो। अगर तुमने मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 दिया और 2 का मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस किया, भाई सिलेक्शन पक्का है, मैं बोल रहा हूँ पक्का है तुम्हारा सिलेक्शन। तो ये है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बार बार हफ्ते में 2 3 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नहीं कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा मत दो, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या ही करना है एग्जाम में, तो वही तो, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, वही तो जो आंसर आएगा वही तो तुम्हें करना है। तो मॉक टेस्ट दे के तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, इससे अच्छा तो तुम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में तुम लगा लो, समझ रहे हो। तो ये बोल रहा हूँ मैं। तो जब टाइम आएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी 60 डेज़, जब आपका 30 डेज़ बाकी रहेगा, लास्ट में अप्रैल आ जाएगा, तब मैं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना है, क्योंकि तब मतलब नया सीखने का कोई मतलब टाइम नहीं है। तब आपको जो सीखा है, बस आपको जो शॉर्ट नोट्स है उसको ही रिवाइज करना है। भाई मेरा तो शॉर्ट नोट्स का मतलब पूरा ऐसे पेज पूरा बहुत ही एक बड़ा मतलब बुक बन गया था ऐसा। तो मैं बस एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ता था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स में शॉर्ट नोट्स में लिख के रख दिया था। तो मैं बस वो शॉर्ट नोट्स पढ़ता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। एंड अभी मैं बात करता हूँ कि मिस्टेक्स, कौन सा मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा मिस्टेक्स आपको नहीं करना है कि एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब पहले से कुछ बुक्स पढ़ के आ रहा है, मॉड्यूल पढ़ के आ रहा है, तो वो अभी भी वो पढ़ रहे हैं। तो मत करो भाई, लाले मत कर, ऐसे मत कर। एनसीईआरटी को स्किप मत करो। एनसीईआरटी एट द नीट का मतलब नीट एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले तक एनसीईआरटी तुम्हारा। तो पहले तो है एनसीईआरटी स्किप मत करो, मॉक टेस्ट स्किप मत करो। मॉक टेस्ट मैंने बोला है, अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो कम मॉक टेस्ट दो, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ये मैंने बोला है आपको। न्यू बुक्स, कोई भी नया, भाई अब आज ये मुझे फिजिक्स वाला से ये लॉन्च किया है, मुझे ये पढ़ना है न्यू बुक, तो उसमें पूरा नया तरीके से लिखा हुआ होगा। सेम टॉपिक आपने पढ़ चुका है, लेकिन वो नया तरीके से लिखा हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको कोई भी न्यू बुक्स मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए इस मोमेंट पे। चौथा है आपका स्लीप शेड्यूल। भाई मिनिमम 6 आवर्स का तो स्लीप लेना ही चाहिए। अगर देखो मतलब स्लीप मैं बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आपको 6 घंटा सोना ही है कंपलसरी, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल टू वेरी करता है। कोई मतलब एग्ज़ाम टाइम पे तो मैं यार 2-3 घंटा सो के भी मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे पाता हूँ, तो ये डिपेंड करेगा आपको। लेकिन अभी करंटली मैं बोलूँगा कि अभी 6 घंटा का नींद आप आराम से सफिशिएंट लो। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, जितना घंटे का स्लीप लेने से आपको बेटर फील होता है उतना घंटे का लो। 5 जो है सबसे बड़ा जो मिस्टेक लोग करते हैं, कंपैरिजन। तुम्हारा किसी एक का देखना कि तुम्हारा फ्रेंड्स का काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा है, तुम डीमोटिवेशन मतलब बहुत ही मतलब मैंने खुद या रिपीटर्स हूँ, मैंने खुद फील किया है, बहुत ही डीमोटिवेट फील होता है। आपको डीमोटिवेट फील नहीं करना है। आप मतलब बस आपको एक ही एग्ज़ाम, आपको नीट का एग्ज़ाम को ही अच्छा करना है। एक ही एग्ज़ाम करने से आपका सब बेटर हो जाएगा। जो लोग जज कर रहे हैं आपको, बस एक ही एग्ज़ाम आपको पास करना है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। भाई डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका स्टडी मतलब प्रिपरेशन कम भी है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको इम्प्रूव करो, दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है। मैं सच बता रहा हूँ, मत करो भाई। और डेली मतलब खाने के टाइम मैं बोलूँगा, अगर आपके पास फ़ोन है तो यार
MBBS लाइफ रिलेटेड चीज़ें, जो कि किसी का भी ब्लॉग, आप मुझे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा भी ब्लॉग देख सकते हो। जो इंसान आप मोटिवेट करता है आपको, उसका वीडियो देखो भाई। मोटिवेशन ये ट्रिगर पॉइंट है आपको, मतलब मोटिवेट होके आप 1 घंटा पढ़ोगे ना, वो बहुत इफ़िशियंट होता है। तो उसको देखो, उन लोगों को देखो जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं। तो यही मुझे बोलना था आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार जल्दी से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और नीचे कमेंट करो, ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो। बाय।